cineinc.com। नमस्कार, मेरा नाम परवेज़ आलम है और इस वक्त मैं राजस्थान के बहुत ही मशहूर शहर अजमेर में मौजूद हूँ और मेरे साथ बहुत खूबसूरत यहाँ के नौजवान हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं। आपके हाथ में भारत का भविष्य है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आरुषि शर्मा, मैं अजमेर से ही हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करी है। इसी साल पास आउट हुई हूँ और मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ। आगे की तैयारी के बारे में आपसे ज़रूर जानूंगा। और आप? मेरा नाम काव्या गौड़ है, मैं इंजीनियर हूँ और अभी मैं एमटेक भी कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजीज में। मेरा नाम प्रवीण सिंह राठौड़ है। आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एंकर, ठीक है, और एक इंजीनियर भी हूँ और एक कंपनी में एक मैनेजर भी हूँ। भैया, इतनी सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। जी सर, मेरा नाम आशीष रूनवाल है। मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है और मैं फ़िलहाल एक निजी शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसमें मैं मैनेजमेंट और टीचिंग दोनों काम देख रहा हूँ। उसके साथ साथ थोड़ा सा कविता लेखन और साहित्य और सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात है, कविता लेखन, सामाजिक कार्य। ये देखिए, अजमेर जैसे शहर में ये कितनी खूबसूरत सी चीज़ है। आप लोग तरह तरह की चीज़ें हैं जिनमें शामिल हैं और कर रहे हैं, आपकी गतिविधियां, आपकी जो कार्रवाइयां हैं। लेकिन सीधे विषय पे आते हैं। विषय हमारे यही है कि जो हिंदुस्तान आज हम देखते हैं वो किस कदर खूबसूरत है, और अगर है तो नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है, वगैरह वगैरह। अब आपको आरुषि, इस देश में सबसे अच्छी वो कौन सी 3 बातें हैं जो लगती हैं? पहली है कि यहाँ की जो संस्कृति है, जो हमारी धरोहर, जो हमारी पहचान है, जो हमारे देश को एक अलग मुकाम तक ले जाती है पूरे विश्व में, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्रवीण राठौर, कुछ बता सकते हैं कौन सी संस्कृति की तरफ इशारा कर रही हैं? वैसे मैं उनसे भी पूछूंगा। सब मेरा तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट है इससे, यानी कि मैं तो इन संस्कृति और इन पे तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं हूँ। अगर मेरे से पूछी जाए 3 चीज़ें, तो पहली चीज़ कि इस देश में मैं पैदा हुआ, सबसे बड़ी खूबसूरत बात मेरे लिए ये है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ के लोगों के दिल बहुत अच्छे हैं। दिल इन द सेंस कि सर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि इतने भांति भांति प्रकार के लोग हैं लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है, साथ मिलकर रहते हैं। आप ज़रा रोशनी डालेंगे कि वो संस्कृति क्या है जिसकी तरफ इनका इशारा था, और वो दिल कैसा होता है जो अच्छा होता है? आज भी अगर हम देखें तो अधिकांश जो पुरानी संस्कृतियाँ थी, पुरानी सभ्यताएँ जो थी, वो सब अब मतलब ख़त्म हो गई हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। कुछ एक के कुछ अंश बाकी होंगे। बाकी हमारी संस्कृति जो हम वैदिक काल से हमारी संस्कृत जो भाषा के रूप में कहें, या पुराना साहित्य हम कहें संस्कृत के रूप में, या तमाम भाषाएं जो पुरातन काल से चली आ रही थी, वो आज भी चालू, वो आज भी आम लोगों के बीच में बोली जाती हैं। सब लोग उसको अभी भी जी रहे हैं। कुछ हिस्सा मैं कहूँगा उसका नष्ट हुआ है, खराब हुआ है, लेकिन अधिकांश चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। काव्य गौड़, कुछ आप इजाफा करेंगे, ऐड करेंगे इन बातों में कि वो इस देश की 2 या 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, अच्छी लगती हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 16 लैंग्वेजेस और भी हैं। लाइक हम एक ही भाषा पे डिपेंडेंसी नहीं है, हम सबको एक इंडिपेंडेंसी है, सबकी एक भाषा है, सब उस भाषा को तवज्जो दें। और बहुत सारे कल्चर्स हैं जिसकी सब उनकी भी इंडिपेंडेंसी है, फेस्टिवल्स हैं और ये सब। आपका इशारा किस संस्कृति की तरफ था? वो क्या चीज़ें हैं जो आपको? वो संस्कृति जो हमें एक तरफ खींचती है, जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि हमारा अजमेर है, कहते हैं पुष्कर राज है यहाँ पे, ख्वाजा साहब की दरगाह है, जो धर्म स्थल हैं, जो लोगों की मान्यता है यहाँ पे कि एक पाक जगह कही जाती है अजमेर। ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो गई, मतलब जैसे कि ना बहुत ज़्यादा गुड़ है इस वक्त चाय में। और थोड़ा सा ज़रा ये भी बता दीजिए कि समस्याएं तो आशीष सबको पता हैं, और जो भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो ये कहेंगे कि या क्या ग्लॉस लगा रहे हैं ये चमकाने का, है ना। और ये कैसी पीढ़ी है कि इशारा भी नहीं कर रही कि समस्याएं हैं क्या और किस तरफ हैं। अभी हाल ही के दिनों में जैसे हमने देखा है कि थोड़ा हमारा सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो थोड़ा सा खतरे में सा नज़र आता है। खतरे में इसलिए कहूँगा कि अभी जैसे पिछले दिनों जो अभी एएसआई सुबोध सिंह का जो हत्या हुई, वो एक छोटे, ये बुलंदशहर में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कुछ उन लोगों ने की, समझा जाता है कि जो गौ हत्या के खिलाफ कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी तरफ इशारा आपका? जी सर, बिल्कुल मैं उसी तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ कि वे ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जिनको इतनी ताकत मिल जाए कि वे किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दें। उनके पीछे ऐसी कौन सी ताकतें हैं, वो उनके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? आप और हम जैसे लोग क्यों नहीं कर पाते ऐसा?
हम तो कहीं भीड़ बन के कहीं किसी का समक्ष विरोध दर्ज कराने, हमारा अपना एक तरीका है। गांधी जी ने हमें सिखाया अहिंसा की तरीके से अपना मत दर्ज कराया जाना चाहिए, उस रास्ते का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन हम उससे कहीं कतई दूर, हम विमर्श कतई नहीं करना चाहते। हम हर इस चीज़ में बस लड़ने के उतर आते हैं कि हम साहब ये कर दिया वो कर दिया, पर उससे चीज़ें कैसे चलेगी जब तक आप और हम अगर कोई समस्या है, जब तक आप और हम मिलके बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक उसका समाधान कैसे तो होगा। ये क्यों हो रहा है? ये तो आपने एक बुलंदशहर की घटना की तरफ इशारा किया, ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हैं कि नहीं? बिल्कुल, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनमें ऐसा हुआ है। पहले के दिनों में अखलाक वाला केस ले लीजिए, या फिर अकबर वाला है, या उससे पहले वहाँ गौरी लंकेश की हत्या थी, या फिर अभी हाल ही में अभी जैसे लिटरेचर अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में नसरुद्दीन शाह साहब का सेशन था, उनने एक दिन पहले कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद फिर बवाल का हुआ। नौबत यहाँ तक कि आ गई कि उनका सेशन नहीं हो पाया, भीड़ अंदर तक घुस आई और उनने अपना मतलब साहब सेशन नहीं हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें, मेरा एक सवाल है उन लोगों से जिन लोगों ने ये बवाल किया, उनसे एक सवाल ये है कि आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ से, तो एक बार उस व्यक्तित्व की ओर से सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर उसने कुछ कहा है तो उसको ये कहने की नौबत क्यों आई, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी, उसको ऐसा लग रहा है कि वो या उसकी आगामी पीढ़ी जो है इस देश में सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है, या उसको ऐसा लग रहा है कि किसी पशु की जो कीमत जो है, पशु की जान की कीमत जो है वो एक इंसान की कीमत से बढ़ गई है। ये सब बातें जो हैं हमें सोचने को मजबूर कर रही है कि हम किस ओर जा रहे हैं। कहाँ हमारी संस्कृति थी कि हम साथ में बैठ कर खाना खाते हैं, हम सबको एक दूसरे को साथ में लेकर चल रहे थे, और लेकिन अब स्थितियाँ ये हैं कि उस दिन से डर लगता है कि जब जिनके खिलाफ वे आज बात कर रहे हैं, कब किसी दिन अगर वे लोग इकट्ठा होकर इनमें से किसी एक के यहाँ पहुँचे और उसके खिलाफ धरना देंगे, तो वो कैसी स्थिति होगी जब ये एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े हो जाएंगे। और ठीक है। प्रवीण राठौर, मुझे ज़रूर यहाँ पे बताइए, जैसे इन्होंने आशीष ने जिक्र किया उन लोगों का, ये कौन लोग हैं? मतलब बार बार हमें ये सुनने को मिलता है कि वो कुछ लोग हैं, ये कौन है? ये कोई बहुत बड़ा मूवमेंट है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है, कोई बहुत बड़ा दल है? कौन लोग हैं ये? जो एक तरफ तो आप सब लोग कह रहे हैं संस्कृति हमारी बड़ी अच्छी है, भाषाएं हमारी बहुत अच्छी हैं और मिलजुल के रहते हैं, और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग कह के क्या इशारा है? देखिए, वो लोग होते हैं कि कहीं ना कहीं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, यानी कि हम लोग आज बिल्कुल फ्री हैं तो चलो आज धरने पे चलते हैं, आज ये प्रोटेस्ट करते हैं। यानी कि वो लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे किन्हीं भी प्रोटेस्ट में जाते हैं, बोला आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है, आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है और यहाँ प्रोटेस्ट करना है। आपने तो ऐसे कह दिया जैसे कि कुछ लूज एंड जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं वो ऐसे ही टलते फिर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर देखेंगे तो देश भर में बहुत जगहों पे ऐसा ट्रेंड है कि लोग जो हैं वो बहुत सुनियोजित ढंग से, ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनके पीछे कुछ लोग हैं क्या? सर, हर के पीछे लोग तो होंगे, ऐसा तो है नहीं। एक सिस्टम जब चलता है साथ में तो पीछे लोगों का सपोर्ट जरूर। कौन लोग हैं, कहिए ना खुल के, क्या बात है? सर देखो, मैं बोलूँ तो राजनीतिक पार्टीज फूट करो राज करो, जो अंग्रेज अपनाते थे वो आजकल की जो राजनीति पार्टी है, दुर्भाग्यवश वो लोग भी यही अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को थोड़ा डिवाइड करें, जातियों में डिवाइड करें और राज करें। एक बात बताओ आरुषि, इतनी बातें कही गई हैं, इनमें से किस बात से आप असहमत हैं? मैं इस बात से असहमति करती हूँ कि जो फ्री हैं, जो अपने काम धंधे छोड़ के इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, मैं इस चीज़ से थोड़ा ब्रीफ में जाके ये कहती हूँ कि अलग अलग सोच पे डिपेंड होता है कि किस तरीके से लोग क्या सोचते हैं, और जहाँ एक सोच मिल जाती है वहाँ लोग इकट्ठे होते रहते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये कि जैसे बात ये कही गई थी कि जो लोग ये कर रहे हैं, कौन आपको ऐसा लगता है एक स्टूडेंट की हैसियत से वो कौन लोग हैं और उनके पीछे किस तरह के राजनीतिक दल हैं? जी, राजनीति एक अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है, इसका मैं नहीं सोचती कि मैं जवाब देने के काबिल हो सकती हूँ। देखिए, काव्य गौड़ शायद कुछ जवाब दे। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कुछ सालों से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारी एक फंडामेंटल राइट थी वो कहीं कम होती नज़र आ रही है मुझे। हम लोग कुछ अपना थॉट प्रोसेस लाइक अभी भी आपने देखा, हम लोग अपना कुछ थॉट हमारे माइंड में आता है तो हम उसको बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना हो जाएं, हमको उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने ना पड़ जाएं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है इन कुछ पिछले 3 सालों में, मुझे लगता है कि उस गवर्नमेंट में शायद कुछ प्रॉब्लम है और उस गवर्नमेंट ने हमारा हमसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रखा है। लाइक कोई भी क्या छीन रखा है? देखिए यहाँ पे लोग आपको चैलेंज करेंगे, वो ये कहेंगे जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है, किसको कहने से रोक दिया गया, सब कुछ कह रहे हैं, देश चल रहा है पूरी तरह से। ये गिनती के मुट्ठी भर 2-4 लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की दुहाई देते हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। नहीं सर, पहले नहीं थी आई वुड से, अब और ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं है। पहले हम अपनी गवर्नमेंट लाइक हमारे जब मनमोहन सिंह, रिस्पेक्टेड मनमोहन सिंह जी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, तब उनके बारे में बहुत सारी ट्रोलिंग्स हुई। राहुल गांधी के लिए अनलिमिटेड ट्रोलिंग्स हुई। गूगल पे हम सर्च करेंगे तो नंबर 1 ट्रोल पप्पू के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। लाइक हमारे पे 10 क्वेश्चंस उठ जाएंगे, अरे तुमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोल दिया। अरे अच्छा, ऐसा मतलब मुझे तो अब भी नहीं लगता कि ऐसा कोई ऐसा तूफान मचता हो। क्या ऐसा है? ये जैसे कह रही थी कि विचारधारा से आप कांग्रेसी हैं क्या? नहीं सर, मैं कांग्रेसी बिल्कुल नहीं हूँ। बस मुझे है कि अब जो हो रहा है पिछले 3 सालों में, मुझे ऐसा समवेयर लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है। आप आशीष थोड़ी सी रोशनी डालिए इस बात पे। ये क्या चीज़ है? जैसे इन्होंने कहा कि आज़ादी है, नहीं है। आज़ादी तो सब चीज़ की है, पूरा देश है, बल्कि क्योटिक आज़ादी है। सर ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये सारी चीज़ें प्रायोजित हैं, सभी की सभी चीज़ें प्रायोजित हैं, प्री प्लान्ड है। हर एक चीज़, हर एक मूवमेंट जो भी हो रहा है, बस इनके बीच का हम कनेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ किससे कहाँ तक जुड़ी हुई है। हमारे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है और मैं इसमें समझता हूँ कि एक मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया वो काम ढंग से नहीं कर पा रहा है जो उसे करना चाहिए। जैसे मेरा सवाल ये है कि जब सरकार कुछ गलत करती है तो मीडिया जाके उससे सवाल करती है, ठीक है। अगर मीडिया कुछ गलत करी तो उससे जाके सवाल करने वाला कौन है? उससे कौन जाके सवाल करेगा? मैं आपको इलेक्शन के लिए उस पर्सपेक्टिव में एक चीज़ समझाने की बात करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कहीं भी चुनाव हो, जैसे अभी हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुए, या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और थोड़े 6 महीने पहले चलेंगे तो कर्नाटक में और कुछ यहाँ चुनाव हुए, तो जिस भी स्टेट का इलेक्शन कवर किया गया, उस चुनाव के दौरान हर एक जाति का मतलब इतना प्रतिशत है कि 0.5% ये जाति है, 0.5% ये मजहब के लोग हैं, या 40% ये लोग हैं, 20% ये हैं। इस तरीके से उनको बताया जाता है। आप मान लीजिए कि एक नेशनल चैनल जो है उसके लाखों व्यूअर्स होते हैं, आई वुड से करोड़ों व्यूअर्स हैं। उन लाखों व्यूअर्स में से करोड़ों में से लाखों लोग तो देख रहे होंगे। उन लाखों में से कुछ हज़ार तो ऐसे होंगे जो वो जिस जाति को वो पॉइंट आउट कर रहे हैं उसके लोग देख रहे होंगे। 1000-100 लोग तो कुछ होंगे। क्या वो 100 लोग जब इतने मतलब जो कहते हैं ना कि ब्रेन वॉशिंग रिप्रेजेंटेशन जो उनका होता है, उसमें अगर उनको चीज़ें इस तरीके से एक्सप्लेन की जाए कि जब आप सब लोग इतने साथ आ जाएंगे तो आप इतना बड़ा समूह बनाते हैं, आप इतनी बड़ी ताकत हो जाएंगे, तो क्या वो अपने आप को इतना ताकतवर महसूस नहीं करने लगेंगे? और जब हम सभी जानते हैं कि जब किसी को ताकत का एक बार नशा हो जाता है तो वो उसका गलत बहुत फ़ायदा होता है। ताकत का नशा हो जाता है। परवीन डॉक्टर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखें, कहते हैं ना, परिप्रेक्ष्य में रखें इस पूरी बहस को, कि बार बार ये इशारा हुआ कि कुछ लोग ऐसा करते हैं आज़ादी के बारे में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हुई हैं, और हम तो नाम लेके बात करते हैं। अगर आपको इस सरकार से समस्या है, जो श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री, तो वो क्या आपको लगता है कि क्या वो 3 बुरी बातें हैं जो आपको लगता है कि इस दौर में हुई हैं? इशारा कीजिए साफ। बिल्कुल, जो भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबसे गंदी चीज़ जो होने लगी है आजकल वो है लोगों को जातियों के आधार पर बांटना। जब ये जातियों के आधार पर बांटते हैं तब तक जाति के आधार पे तो बटी हुई है आज़ादी के बाद से। कौन सी ऐसी पार्टी है जो दूध की धुली हुई है? लेकिन सर बटी भी तो शुरुआत से है, लेकिन बताना भी पड़ता है, और आजकल के लोग बताते हैं। जैसे कि अभी मेरे दोस्त ने बोला कि अभी मीडिया का भी एक योगदान रहा है, पहले पता नहीं थी, अब बताई जाती है कि किस % ये है, किस % ये है, तो लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर जो है अपने जाति वाले बंधु की तरफ ज़्यादा इस सरकार की तरफ आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ, क्योंकि मुझे लगा ज़्यादातर जो प्रहार हैं, जो भी अटैक्स हैं, वो इस रिजीम पे कि कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं पिछले कुछ सालों में, जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली। तो इशारा कीजिए, बताइए कि वो क्या चीज़ें हैं। सर खराब तो जाति की तरफ तो आपने एक इशारा कर दिया, और कोई बात? सर दूसरी बात इस सरकार की ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं दोनों को ही लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा न्यूट्रल बंदा हूँ।
कि ना कांग्रेस ना बीजेपी। मैं दोनों की तरफ एक बात बोलना चाहूँगा कि उन दोनों के लिए एक मैसेज भी ये है कि जो कमिटमेंट होते हैं वही कमिटमेंट किए जाए जो आप फुलफिल कर सकते हो। हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोगों का दिमाग चलता है। आजकल के वो नहीं कि हम लोगों को बटन दबाया और हम लोगों ने दबा दिया। तो आजकल का यूथ जो है वो सब समझता है कि कौन सा जो है नेता हमारे काम का है और कौन सी जो पार्टी है वो हम लोगों के काम की है। ठीक है। काव्य गौड़, वो क्या बातें हैं, जैसे मैंने कहा ना कि बताइए कि जो 3-4 हुई हैं पिछले कुछ सालों में जहां आपको परेशानी है। हाँ सर, सबसे पहले तो मैंने एक्सक्लेम किया कि हमको बोलने के लिए इनटॉलरेंट। ठीक है, मैंने मान लिया इंटॉलरेंस बढ़ गई है। हालांकि अनुपम खेर होते तो वो कहते भैया किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हो, सब तुम मिल दे रखी है। आज़ादी यही कि हमारे वो पिछले दिनों नसीरुद्दीन शाह ने भी इनटॉलरेंस एग्जाम्पल यही था कि उनकी स्टेटमेंट को हमारे भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने सही प्रूव कर दिया। उन्होंने बोला मैं सेफ नहीं हूँ और जस्ट नेक्स्ट डे उनको सही प्रूव कर दिया। उनको बताया गया कि हाँ भाई तुम सेफ नहीं हो। उन्हीं के प्रोग्राम में उन्हीं का स्टेज तोड़ा गया, उन्हीं पे पत्थर फेंकने की धमकी दी गई और उन्हीं को तलवारें काटने की धमकी दी। आप वहाँ मौजूद थी क्या? हाँ सर, मैं बिल्कुल मौजूद थी और मैंने एक भाजपा कार्यकर्ता से पूछा भी था, मेरे कमेटी मेंबर्स जो हमारे एलएफ के, मैंने देखा था कि कमेटी मेंबर्स पूछ रहे हैं कि तुम प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हो। तो फिर वो बस इतना सा बोल रहे थे कि नसीरुद्दीन शाह ने कुछ गलत बोल दिया। उनको बोला अच्छा क्या बोला, कुछ हमें नहीं पता लेकिन कुछ गलत बोल दिया। इवन डोंट। अच्छा, अगर नसीरुद्दीन शाह वहाँ मौजूद होते तो क्या होता? सर डेफिनेटली बहुत अच्छा डिसीजन रहा कमेटी मेंबर्स का, आई वुड से, क्योंकि सच में अगर वो वहाँ मौजूद होते तो भाजपा कार्यकर्ता, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ जिस तरह से वो आए थे वो पत्थर मारते या मुंह काला करते। उनकी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वो डिसीजन आई वुड से बहुत अच्छा था कि उनको नहीं आने दिया। ये कैसे पता कि वो भाजपा कार्यकर्ता थी? तो एक उन्होंने बोला था कि हम भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले आए हैं। अच्छा, वो ऐसा कंफर्म किया था उन्होंने? बिल्कुल सर, कंफर्म है, 100% कंफर्म है। उनमें से कुछ दोस्त मेरे भी थे, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भाजपा युवा मोर्चा के सारे लोग थे। और आपके दोस्त हैं यार, अब ये तो वो वाली बात हो रही है। कुछ कभी आपका इनसे संवाद होता है? इसलिए कि इत्तेफाक से या जो भी समझिए कि मैंने जैसे भी रैंडमली आप लोगों को यहाँ इनवाइट किया बातचीत के लिए, मुझे नहीं पता था कि कौन किस विचारधारा का है, लेकिन उस विचारधारा का थोड़ा सा प्रतिनिधित्व कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं, उनकी समस्या क्या है? सर समस्या तो उन लोगों की कुछ नहीं है। और जब काव्या ने भी बताया कि उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, कैसे आए हैं। मैंने भी उससे पूछा भाई तू क्यों आया, बोला भाई मेरे पास फ़ोन आया कि बोला भाई अभी है ना वो नसीरुद्दीन शाह ने कुछ बोला है तो अपन को चल के है ना उधर कुछ नहीं करना, भाटे ले चलना है, पेट्रोल ले चलना है, आएगा तो देख लेंगे। बस यही बोला मेरे को तो। आप कुछ बता सकते हैं कि जैसे वो लोग क्या चाहते हैं? आप मिलते तो होंगे वो कभी आपसे? सर मिलते तो हैं पर मेरा थोड़ा अलग है, मेरा सोचना थोड़ा अलग है। सर सरकारें 47 से लेकर आज तक जब जो भी सरकारें नहीं, सरकारों ने जो करा वो अपने लेवल पे अलग बात है, लेकिन एक समाज के रूप में हम कितने विकृत हो गए हैं वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है, बजाय कि किसी राजनीतिक दल के। वे तो ऐसे ही करेंगे, वे तो हमेशा से ऐसा करते आए हैं, वे हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सोसाइटी है, हमें इसे साफ करना है, हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारी सोच विकृत कर दी गई है, हमें पढ़ाया ही गलत जाता है। हमें ऐसा सिखाया जाता है कि गांधी कुछ और थे, हमें कुछ और थे और हमें सिखाया कुछ और जाता है। गांधी के बारे में या भगत सिंह के बारे में, सरदार पटेल के बारे में इतना सारा जहर घोला जा रहा है सोशल मीडिया पे कि आप क्या सच है क्या झूठ है आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं। पता ही नहीं कर पा रहे हैं। आरुषि, आपको भी इस बात की फिक्र है कि सोशल मीडिया पे जैसे इन्होंने इशारा किया जहर घोला जा रहा है? जी खैर, हम मानते हैं कि जहर घोला जा रहा है, वो अलग अलग जिनकी सोच है उसके मुताबिक जहर घोला जा रहा है। सही कहा अभी आशीष भैया ने कि जैसा भी हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करके वो हमें उस वे में दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसा मानना जाता है कि हमें जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, तो एक उस चीज़ का एक हवा बना के वो उनका मतलब जो युवा पीढ़ी है उसको अच्छे काम के बजाय वो नकारात्मक चीज़ में घुस के दंगे, हाय हल्ला, हंगामा, इस चीज़ में आप नहीं चाहती कि ऐसा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो शक्ति है आप वहाँ पे जो उस चीज़ में इतना लगा रहे हैं उसको एक अच्छी चीज़ में करिए ना। उसको समाज के इतने कार्यक्रम होते हैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम से, और जो भी कल्चर है आपका उसमें इन्वॉल्व कीजिए खुद को, ताकि ठीक है, आपको भी अच्छा। दिलचस्प बात है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातों की तरफ आते हैं
कि ये तो बड़े आइडियोलॉजिकल लेवल पे आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। आ, मैं प्रवीण राठौर साहब, आप ही से ये सवाल कर लेता हूँ, आप 1 2 3 वो क्या चीज़ें हैं जो अजमेर में बदलना चाहते हैं अगले 10 सालों में? सर सबसे पहले जो मैं चाहता हूँ कि अब जो 10 साल तक रहे वो एक ही पार्टी रहे, क्योंकि राजस्थान का ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। तो मैं चाहता हूँ पूरे राजस्थान में एक बार एक ही पार्टी आए, कोई सी भी आए। सेकंड चीज़ अजमेर की जो बात करनी है वो ये है कि यहाँ पर रोड पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, बहुत खूबसूरत होता जा रहा है अजमेर। तो मैं और सोचता हूँ कि 10 सालों में अजमेर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। यहाँ पर कुछ जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से थोड़ी दूर पे कुछ मूर्तियाँ टूटी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मूर्तियाँ हमेशा अच्छी तरीके से हो जाएं, रोड अच्छे हो जाए, पानी का प्रॉब्लम है वो खत्म सुविधाएं हो जाएं। ठीक है, एक नौजवान की हैसियत से, युवा पीढ़ी के सदस्य हैं आप, नौजवान हैं, आपके हिसाब से क्या चीज़ें बदलनी चाहिए अजमेर में? अभी हम अजमेर पे फोकस कर रहे हैं। सर मेरे हिसाब से थोड़े अवसर और बढ़ाए जाने चाहिए, किस चीज़ का अवसर? युवाओं को दिए जाने वाले अवसर। अभी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी वो जो कहते हैं ना, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, हमसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो लोग उसी जगह पे हैं, वो थोड़ा हमारे साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं, वो हमारे साथ उस तरीके से तालमेल नहीं बना पा रहे हैं जैसा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं इसके अलावा जैसे आप नौजवान हैं, आपको क्या चाहिए अजमेर में जो आप पूरी तरह से एंटरटेन हों, पूरी तरह से मस्त हों, अच्छी नौकरी वगैरह, क्या चीज़ें चाहिए आपको? 4-5 अगर मेरे हाथ में जादू की छड़ी होती, मैं कहता लो आशीष तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। मेरे हिसाब से सर अब बहुत खूबसूरत शहर है और मुझे यहाँ सब अच्छा लगता है। मैं पिछले 5 साल 6 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मुझे जो भी चीज़ें हैं, रोड्स और ये काम सर कंस्ट्रक्शंस का है, ये चलता रहता है। कुछ चीज़ें टूटती हैं, कुछ बनती हैं, ये बनती रहेंगी, होता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है बढ़िया शहर है, अच्छा शहर है और बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है। अच्छा, आप क्या बदलना चाहती हैं? मैं यहाँ पे जो सच मेरी स्टडीज़ भी चल रही है, जो तरीके का जो रोज़गार एक मुद्दा होता है अजमेर के लेके, कि जो हम इंजीनियर हैं, खैर वो हम सब बाहर जो टेक्नोलॉजी है, जैसे बेंगलोर हुआ जो हब है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसका कारण भी है कि हमारे जो अजमेर है उस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है। मतलब रोज़गार के जो अवसर हैं, जो मौके मिलने चाहिए जॉब के लिए, वो नहीं है, कम है। काव्य, आप भी चाहती हैं कुछ रोज़गार के हवाले से कुछ चीज़ें अजमेर में? हाँ जी सर, मैं भी इस पॉइंट पे बोलना चाहूँगी कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं तो अजमेर में उनके आउटलेट मतलब कोई ब्रांच हो जाए, क्योंकि अजमेर में एज सच कोई एक बड़ी कंपनीज़ नहीं है, बस अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी कमी है। अजमेर में अगर आएंगे तो ऑब्वियसली वी हैव 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो एमटेक कराते हैं, बीटेक कराते हैं, एमसीए बीसीए, तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी, थोड़े 2-3 मॉल्स हो जाएँ घूमने करने के, आउटलेट्स आ जाएँ अच्छे अच्छे। अच्छा, आप देश को बदल देते हैं। 3 चीज़ें क्या बदलना चाहते हैं राठौर साहब? सब बदलना तो कुछ ही नहीं है, कुछ चीज़ें चाहिए अजमेर के अंदर। वो फटाफट से डिस्को चाहिए, एक भी डिस्को नहीं है सर। यानी कि अभी काव्या ने अभी बोला इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज ने बोला 2 है, 2 नहीं है 5 है इंजीनियरिंग कॉलेज, पहली बात तो। और अपॉर्चुनिटीज़ की शुरुआत में यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत कमी है। नौकरी पेशा इंसान तो कर सकता है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए इतना एक्सपांड करने के लिए कुछ नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर आने से पहले डरते हैं, क्योंकि एक तो छोटा शहर है, KFC जैसा ब्रांड आने से पहले सोचता है कि वहाँ जाएंगे तो क्या हम प्रॉफिटेबल स्थिति में जा पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई उन्हें इनवाइट करते आइए, हम लोग प्रॉफिट में देंगे, हम लोग पूरे दिन KFC जाएंगे, पूरे दिन डिस्को जाएंगे। तो डिस्को आ जाए 3-4 तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 3-4 डिस्को, और इसके अलावा डिस्को मैंने दे दिए, चलिए और मांगिए, क्या मांगते हैं? अजमेर में सर मैं खुश हूँ इस शहर से। अच्छा, बहुत खुश हैं, लेकिन देश में कुछ बदलना हो अगर 1-2 चीज़ें, कि इस वक्त देश कहाँ खड़ा है और क्या भारी समस्या है और क्या बदलना चाहिए अगले 10 साल में? 3 चीज़ों को मैं अभी बदलना चाहूँगा जिससे मुझे लगता है कि सुधार हो सकता है। एक मीडिया, दूसरा हम लोग खुद, और तीसरा हम जो एक चीज़ खो रहे हैं, विमर्श, उसको वापस हमारे जो कहते हैं ना प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये विमर्श मतलब ये कि नेगोशिएशन, बातचीत, रिकॉन्सिलिएशन, बैठना, आपस में बात करना, डायलॉग नहीं हो रहा है ना? आप इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें इन चीज़ों में बदलाव चाहिए, क्योंकि वो जो हो रहा है हकीकत, उसको और मसाला लगा के और गरम करके लोगों पे पेश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उन चीज़ों को कम करने के लिए हमें उसको बदलाव की ज़रूरत है।
काव्य गॉड आपको पूरे देश में कुछ बदलना है? हाँ जी सर, बदलना ऐसा सच नहीं है, मैं मेरे देश से खुश हूँ। हालांकि बस ये है कि अपने थॉट प्रोसेस को लिए डिस्कशन हो, आर्ग्यूमेंट ना हो। आपके जो थॉट्स हैं आप सामने वाले के लिए आर्गुमेंट भी हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। हाँ, लड़ाई झगड़ा ना हो, एक हेल्दी डिस्कशन हो, आप अपने थॉट्स बयां करें, सामने वाले का सुने, एक कंक्लूजन पर आए और उसको फाइनल करें। आपने बड़ी अच्छी बातें कही। अब मैं थोड़े से एक दो चुपते हुए सवाल हैं, मैं रख देता हूँ, इसलिए कि ये बातें काफ़ी पॉलिटिकली करेक्ट बातें कर रहे हैं, नौजवान है, अच्छी बात है, अपना दामन बचा के। लेकिन मुझे तो कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जैसे बार बार एक बात ये आती है कि जब इलेक्शन का समय आता है, पहले तो बातें होती हैं कि सब डेवलपमेंट, रोटी, रोज़गार, पानी, बिजली, सड़क, और इलेक्शन जब सर पे आता है तो मुद्दे बदल जाते हैं, इश्यूज़, है ना? ये क्या होता है खेल? सर ये तो सिंपल सी बात है कि जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था कि लोगों के दर्द जब लोगों को याद आते हैं, पार्टीज को याद आते हैं जब उनको दर्द होता है। यानी कि जब समय आता है वोट लेने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर तक आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मेरी दादी के पैर छूते हैं और हम लोग उनको प्रॉब्लम बताते हैं। देखिए इस बार हम आपकी जो पिछली बार की प्रॉब्लम थी वो पक्का सॉल्व कर देंगे। यानी कि हर बार ये वादे होते हैं और फिर उसके बाद 5 साल तक मैं वेट करता रहता हूँ, कोई आएगा क्या? फिर वो 5 साल बाद दूसरी पार्टी वाले आते हैं, वो पाँव छूते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है सर समाधान। अच्छा ठीक है। इसी तरह से जैसे मंदिर मस्जिद का एक विवाद है, एक झगड़ा है, तनाज़ा है, जिसने न जाने कितने सालों से परेशान कर रखा है इस देश को। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, डेफिनेटली मेरा सीधा सा विचार है कि इसका हल हम बातचीत और विमर्श से करें तो बेहतर है, क्योंकि कोई कोर्ट का फैसला होगा तो वो एक पक्ष में होगा, उससे दूसरा पक्ष निश्चित रूप से नाराज़ होगा। और ऑर्डिनेंस तो कतई मतलब इस देश के लिए बहुत ख़राब चीज़ होगी। अगर कोई ये कहता है कि ऑर्डिनेंस ला के कुछ किया जाना चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि उससे इस समस्या का कोई हल हो सकता है। और पर्सनली मैं चाहता हूँ कि वहाँ राम मंदिर बने, क्योंकि हमारे भगवान की जन्मभूमि है, और वो मैं चाहता हूँ कि उसमें मुस्लिम भाई भी हमारे सहयोग करें कि वो मंदिर बनना चाहिए। और अब मैं चाहता हूँ विमर्श से ही ये काम हो, पर मेरे भी हिसाब से वहाँ मंदिर बनना ही चाहिए। आप कुछ कहेंगे इस बात पर? बिल्कुल सही बात बोली सर आशीष भाई ने कि अगर कोर्ट कुछ भी फैसला देती है दोनों में से एक धर्म के ऊपर भी, चाहे हिंदू या मुसलमान को लेकर चलता है 2 मिनट के लिए, अगर एक को दिया तो दूसरा पक्ष नाराज़ होगा। और मैं ये नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो ये वो मसले हैं कि हम लोग बैठकर प्यार से, हमारे जो बड़े लोग हैं जो अच्छा आशीष ठीक है। भाई। आपके लिए आरुषि, ये इश्यूज इम्पोर्टेंट हैं? ये मंदिर मस्जिद वगैरह इस तरह के, या गाय, ये इश्यूज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं? खैर, युवा पीढ़ी को देखते हुए कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट युवा पीढ़ी का होता है, लेकिन अब खुद के नज़रिए से देखें तो हम इसमें क्या योगदान दे रहे हैं? सिर्फ एक बार न्यूज़ देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं दंगे हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। बट ये है कि हमें इन चीज़ों में, ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं कि ये चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं। बात हमारी है, हमें ही सुधार करना है और शुरुआत हमसे होगी। अगर हम ठीक है, सुधार क्या करना है? सुधार सर, मेरे पर्सनली ओपिनियन हो अगर, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं। मैं मंदिर बजरंगगढ़ भी जाती हूँ, तो मैं दरगाह पे भी माथा टेक के आती हूँ। मेरे लिए पर्सनल लेवल पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये मुस्लिम और हिंदू। बट या नेशनल लेवल पे मैं देखने जाए तो मैक्सिमम रायट्स जो आजकल हो रहे हैं वो इसी टॉपिक पे ही हो रहे हैं। तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुमने गाय को मारा, तुमने पुलिस को मारा। मेरे हिसाब से नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको पैरेलल लेके चले तो ज़्यादा सही रहेगा कि मुसलमान भी अपनी, उनकी भी एक जगह है, हिंदू भी हैं, उनकी भी एक जगह है, क्योंकि इंडिया है, हमारी कंट्री है, सब रह रहे हैं इसमें, तो सब इक्वली इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे अपने बारे में बता दीजिए कि ये तो बड़ी दिलचस्प बातें हो चुकी हैं। सिर्फ एक सवाल और एक ही जवाब। 10 साल में आरुषि कहाँ देखना चाहती हो अपने आप को? मैं 10 साल में खुद को, अपने देश को, खुद मतलब ऐसे कार्य करके अपने देश को समर्पित करना चाहती हूँ प्रशासनिक स्तर पे। तो मैं उस लेवल पे देखना चाहती हूँ खुद को कि IAS की तैयारी होगी? बिल्कुल बिल्कुल। IAS IPS, ओके गुड। काव्य, आप? सर, मैं अभी 10 साल के बाद मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे रेप्यूटेड प्रोफाइल पे मैं वर्क कर रही हूँ और मैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं जो काम कर रही हूँ मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। मेरे पास कोई बिगर गोल्स ना रहे, मैं सेटिस्फाइड। बहुत उम्दा। हाँ भाई राठौर साहब, आपको मैंने एक डिस्को तो दिलवा दिया, एक 2-3 डिस्को में दिलवा देता हूँ, चलिए आपको। इसके अलावा 10 साल में और क्या करेंगे? क्योंकि तो 1 साल 2 साल का शौक है डिस्को का, वो तो ख़त्म होने वाला है।
बिल्कुल सर, डिस्को का शौक खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बचपन से एक इच्छा रही है। मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, तब तो डिस्को जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई शौक खत्म होगा मेरा। 10 साल में मैं कहाँ देखना चाहता हूँ खुद को। अभी प्रेजेंटली मैं एक एज एन एंकर वर्क कर रहा हूँ, एज आर जो हूँ। तो 10 साल बाद देखता हूँ कि मैं किसी टीवी चैनल पर होस्ट कर रहा हूँ और बहुत अच्छी वार्तालाप कर रहा हूँ। एक अच्छे लेवल पे अपने आप को देखता हूँ एज अ होस्ट। वाओ, कहाँ काम कर रहे हैं आप? सर अब प्रेजेंटली आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग शोज फॉर रेडियो मिर्ची, FM है। उसके अलावा आई डील्स विद लाइव शोज। आई वर्क फॉर मैनी ब्रांड, स्टार स्पोर्ट्स, HBO, AXN, सब टीवी। क्या बात है, आप तो ओपिनियन मेकर्स में हैं भाई, ज़रा ध्यान रखिए, अच्छी अच्छी बातें क्या करिए। सर मैं तो बिल्कुल अच्छी बातें करता हूँ, डिस्को वाली अच्छी तो थी सर। नहीं, डिस्को तो बहुत अच्छी चीज़ है। सर मैं चूंकि एक शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा और हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है वो गांव में है। हम गांव में शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि जो शिक्षा का जो स्तर आज हम जयपुर या दिल्ली में पाते हैं, तो उस स्तर तक को मैं उस गांव के उस जो गरीब से गरीब या बच्चा है जो उस शिक्षा से वंचित रह रहा है, उस बच्चे तक मैं पहुंचा पाऊं अगले 10 सालों में। मेरा ये टारगेट है पर्सनली। एंड उसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि थोड़ा साहित्य में मैं खुद को इम्प्रूव करूं। साहित्य में कविता वगैरह लिखेंगे? जी सर, अभी कुछ 2-3 पढ़ लिखी हुई हैं, छोटी छोटी करके कोशिश करी हैं कुछ, वो देखें कब। चलिए देखिए, ऐसा है, कविताएं वगैरह अगर आपको पढ़नी है, रिकॉर्ड करनी है, तो मैं हाजिर हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड करा दीजिएगा। डिस्कशन करना है तो आप मेरे साथ, आपकी ख्वाहिश थी एंकर करना है, एंकरिंग करनी है, एक कोई प्रोग्राम अगर आप मुझसे कहेंगे, आप एंकर होंगे, मैं आपका पार्टिसिपेंट, या और वो कर लेते हैं डिस्को की अशोक गहलोत जी से बात करते हैं कि तुरंत डिस्को खुलवाए जाएं, और आपके लिए IAS की तैयारी और आपको अपना करियर बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं समझता हूं कि मज़ा आया आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय फ्रॉम अजमेर। cineinc.com